हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एस्टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ दोस्तों 50 क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति से है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी थे वो किस प्रजाति के थे। निग्रियाड प्रजाति के थे, भूमध्य सागरीय थे, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, या फिर मंगोलियाड थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ये जो हड़प्पाई संस्कृति के लोग थे वो अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि किस स्थल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लोथल से, पंजाब से, गुजरात से, कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक लोथल से यह चावल के अवशेष मिले थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धान की भूसी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो धान की भूसी के अवलेख मिलते हैं जो वो मिलते हैं तुम्हारे रंगपुर से। तो कहाँ से मिलते हैं, रंगपुर से मिलते हैं। कालीबंगा से क्या मिलता है, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस फसल से अज्ञात थे। ऐसी फसल कौन सी थी जो उनको वो नहीं जानते थे। क्या चावल था, कपास था, गन्ना था, या जौ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गन्ना, जो कि गन्ने को वो लोग नहीं जानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने, राखालदास बनर्जी ने, एन.बी. राव ने, या के मुखर्जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए राखालदास बनर्जी ने 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर दयाराम साहनी की चर्चा कर लेते हैं तो 1921 में इन्होंने हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा का कौन सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा का कौन सा ऐसा नगर था जो तीनों भागों में विभाजित था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लोथल, धोलीबीरा, कालीबंगा, या मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो तीनों भागों में विभक्त था, वो था दोस्तों धोलीबीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से लिया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से लिया गया है। लोथल से, कालीबंगा से, धोलीबीरा से, बनवाली से। जो हाथी दांत का पैमाना है दोस्तों वो लोथल से मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है। क्या तृतीय मंडल था, पंचम मंडल था, नौवां था, या फिर 10वां मंडल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए तृतीय मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। इसकी रचना भी पूछी जाती है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो विश्वामित्र ने इसको लिखा था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अब ये क्वेश्चन पूछे ऐसे 9वें में क्या है दोस्तों कि 9वें में सोम देवता को समर्पित है 114 सूक्त हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 10वें मंडल की तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी यजुर्वेद, जो कि दोनों गद्य और पद्य दोनों में रचित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से देखने को मिलता है या कहाँ से लिया गया है। तो यह है मुंडकोपनिषद से, या मांडुक्य उपनिषद से, या प्रश्नोपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। जो सत्यमेव जयते है दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत में कुल कितने पर्व स्थित हैं? मतलब जो महाभारत था इसमें कुल कितने पर्व हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या 16 पर्व थे, 18 थे, 20 थे या फिर 22 थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो महाभारत में 18 पर्व थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 देखेंगे, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? क्या 10 मंडल हैं, 12 मंडल हैं, 15 हैं या 20 हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सूक्त की, तो सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। क्या 16 है, 18 है, 24 है या फिर 36 है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, संस्कारों की कुल संख्या 16 मानी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? क्या वो सरस्वती नदी थी, रावी थी, झेलम थी, चिनाब थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये रावी नदी को, सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्या 563 ईसा पूर्व में, 558 में, 61 में या फिर 54 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अगर सर्वप्रथम उपदेश की बात करेंगे तो सारनाथ हो जाएगा, सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो श्रावस्ती हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से दोस्तों 17 देखेंगे कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद था, सारिपुत्र था, सुभद्र था, चन्ना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, सुभद्र था, जो गौतम बुद्ध ने अंतिम रूप से इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, आजीवक संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, संस्थापक कौन है? क्या जमाली हैं, विगत शोक हैं, मखली हैं या केशव हैं? तो आजीवक संप्रदाय का जनक दोस्तों मखली को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मच्छिंद्रनाथ, कबीरनाथ, आदिनाथ या वालीनाथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मच्छिंद्रनाथ। आदि संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? मच्छिंद्रनाथ को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रवचन था वो किस भाषा में दिया था? क्या पाली भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, सूरसैनी भाषा थी, अर्धमगधी भाषा थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्धमगधी भाषा में महावीर स्वामी ने अपनी प्रवचन को दिया है। पाली भाषा में दोस्तों बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, तो अगर ये पाली भाषा पूछी जाती है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, कनिष्क ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर हम बात कर लेते हैं यह चंद्रगुप्त मौर्य जैन शासक था दोस्तों, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है
कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म से संबंधित था। अगर हम बात कर लेते हैं इसके गुरु का क्या नाम था, तो इसके गुरु का नाम दोस्तों भद्रबाहु था। और ये अपने प्राण श्रावणबेल बेला जो कि कर्नाटक में स्थित था वहाँ जाता है और अपनी संलेखना पद्धति से प्राण को त्याग देता है। तो यह चंद्रगुप्त के बारे में कुछ चीज़ें थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित्रघात दोस्तों किसे कहा जाता है? क्या कनिष्क थे, अजातशत्रु था, बिंदुसार था या राधागुप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार था, जिसे दोस्तों अमित्रघात के रूप में जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? क्या बृहदेश था, पुष्यमित्र शुंग था, सुसुनांग था या मखली था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बृहदेश था, जो कि मौर्य वंश का अंतिम। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? क्या वो जॉन हिल्स थे, हैरी स्मिथ थे, जेम्स प्रिंसेस थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी जेम्स प्रिंसेस थे, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में दक्षता हासिल की थी। तो यह क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे जेम्स प्रिंसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित के लेखक कौन है? क्या विष्णु शर्मा है या फिर बाणभट्ट हैं या फिर जयदेव हैं या फिर कल्याण हैं? तो हर्षचरित और कादम्बरी ये दो पुस्तकें दोस्तों बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि हर्षचरित और बाणभट्ट और हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों पुस्तक दोस्तों बाणभट्ट ने लिखी हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने। अगर हम बात कर लेते हैं कल्हड़ किसने लिखा है, कल्हड़ की जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? विक्रमादित्य, नादिर शाह, समुद्रगुप्त या राजेंद्र सिंह? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नादिर शाह, जो कि मयूर सिंहासन को लूट कर ईरान ले गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों कि प्रयाग परिस्थिति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देखने को मिलती है? क्या यह चंद्रगुप्त से संबंधित था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो यह समुद्रगुप्त से की जानकारी देता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत कई बार एग्जाम में दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था? तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, लेकिन उसका उत्तर दोस्तों एक ही होगा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कंदगुप्त इसका आंसर हो जाएगा कि हूणों के समय जो हूण थे वो स्कंदगुप्त के समय इन्होंने आक्रमण किया था और इनको पराजित दोस्तों स्कंदगुप्त ने ही किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? योग दर्शन के, तो योग दर्शन के प्रतिपादक क्या पतंजलि हैं, गौतम है, जैमिनी है, शंकराचार्य हैं? तो योग दर्शन दोस्तों पतंजलि से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि हेंगसान जो कि प्रसिद्ध यात्री था वह भारत में किसके शासनकाल में आया था? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, हर्षवर्धन के समय या फिर स्कंदगुप्त के समय? तो ये हेंगसान था दोस्तों हर्षवर्धन के समय आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, देखेंगे क्या कहता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बसाया था? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय था,
कुमारगुप्ता, धर्मपाल था या हर्षवर्धन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कहते हैं कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? चाणक्य को, कालिदास को, नागार्जुन को, समुद्रगुप्त को? तो फिलहाल इसका सही उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को पता होगा दोस्तों, ये मतलब भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि वीणा वादक था, वीणा प्रेमी था। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चाणक्य को दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। चाणक्य को मैकियावेली की संज्ञा दी गई है, कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और नागार्जुन को दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चाणक्य को दोस्तों भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहता है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हाथी गुफा का संबंध किस राजा से है? क्या वो अशोक थे, दशरथ थे, खारवेल था या फिर जीवक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो खारवेल थे, खारवेल राजा थे जो कि कलिंग के राजा थे, इनका संबंध दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख से था। और ये खारवेल दोस्तों चेदी वंश के राजा थे, जिनका संबंध हाथी गुफा अभिलेख से था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के 9 दरबारों में से, जो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन सा एक व्यक्ति ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के समय में दोस्तों 9 लोग थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। उनमें से 9 में से एक ज्योतिष था। उस ज्योतिष का नाम बताना है दोस्तों। क्या वो बरूची थे, शंकु थे, छपणक थे या फिर अमर सिंह थे? कौन थे? तो छपणक था दोस्तों। यह क्या था दोस्तों? ज्योतिष था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, पटना का, कन्नौज का या फिर कानपुर का? जो महोदया है दोस्तों, यह कन्नौज का पुराना नाम है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पटना से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र किसका मतलब नाम था? तो यह पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, जिसे उदयन ने बसाया था। यही क्वेश्चन दोस्तों पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो कन्नौज को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से दोस्तों कन्नौज को जाना जाता है। फिलहाल महोदया किसका पुराना नाम था? तो इत्र का था। इसका सही विकल्प होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि मौर्य काल में राजकीय मुद्रा थी वो पर्ण थी। यह किस की बनी थी? क्या चांदी की थी, सोने की थी, तांबे की थी या इनमें से कोई नहीं? मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी दोस्तों, यह चांदी की मुद्रा थी, जिसे पर्ण नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? जो रेशम बुनकरों की दोस्तों एक श्रेणी थी, इसका उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? क्या वो मथुरा अभिलेख था, मंदसौर का अभिलेख था, जूनागढ़ का अभिलेख था या फिर भितरी स्तंभ का लेख था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कि जो मंदसौर था, इसके अभिलेख से दोस्तों यह देखने को मिलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, गौतम बुद्ध ने या अशोक ने? जो सांची का स्तूप था यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह अशोक ने बनवाया था। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कहते हैं कि भारत का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, अशोक थे या फिर विक्रमादित्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 40 क्या कह रहा है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर था जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, यह किसने बसाया था?
क्या उदयन थे, अशोक थे, अजातशत्रु थे, कनिष्क थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था, पटना को बसाया था। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर कि 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, इनका उल्लेख कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? क्या अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, भगवती सूत्र में, या फिर या ए और बी या दोनों में देखने को मिलता है, या फिर मुंडकोपनिषद में देखने को मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कहता है कि 16 महाजनपदों में से कौन सा एक जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था? जो 16 महाजनपद से अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था? क्या वो अस्मक था, मत्स्य था, चेदी था, या फिर बज्जी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्मक, जो कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था दोस्तों अस्मक। तो यह एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अस्मक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु को, उदयन को, या प्रसेनजित को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार को दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन से दोस्तों 44 देखेंगे कि बिंबिसार था उसका राजवैद कौन था? क्या चरक था, जीवक था, हिंगसान था, या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीवक, जो कि बिंबिसार का ही पुत्र था दोस्तों। एक वैशाली की गणका थी जिनका नाम था दोस्तों आम्रपाली, बहुत ही सुंदर थी। उसके मतलब ये मोहित हो गया था और उससे शादी कर ली थी। इसी से उत्पन्न था दोस्तों जिसका नाम था जीवक। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भेजा था इसको पढ़ने के लिए, जहाँ पे चिकित्सा की जो शिक्षा थी वो अनिवार्य थी, और यही दोस्तों आगे चलकर बिंबिसार का राजवैद माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीवक, जो कि बिंबिसार का राजवैद था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कहते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? पद्मानंद था, घनानंद था, महानंद था, शिवानंद था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कहते हैं कि वज्जी जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, वाराणसी, श्रावस्ती, या कुशीनगर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि वज्जी के जो महाजनपद था इसकी राजधानी दोस्तों वैशाली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? क्या तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ था, अवंतिका था, या महोदया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका, जिसे उज्जैन का प्राचीन नाम था दोस्तों अवंतिका। अगर हम बात कर लेते हैं महोदया तो यह कन्नौज का पुराना नाम था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? क्या 7 थी, 8 थी, 9 थी, या 10 थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो भागवत संप्रदाय था इसमें भक्ति रूपों की संख्या दोस्तों 9 मानी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कह रहा है कि नयनार कौन थे? जो नयनार थे वो कौन थे? क्या शैव धर्म को मानने वाले नयनार थे, या शाक्त धर्म को, वैष्णव धर्म को, सूर्य उपासक? तो नयनार किसे कहा जाता था? तो जो शिव को मानते थे दोस्तों उन्हें हम क्या कहते थे? नयनार कहते थे। इन जो नयनार थे दोस्तों इन्होंने दक्षिण भारत में शिव का प्रचार प्रसार किया था, इसी वजह से इनका नाम दोस्तों नयनार रखा गया था। अब इनकी संख्या भी दोस्तों कई बार पूछी गई कि नयनारों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 63 इनकी संख्या मानी गई थी। इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 क्वेश्चन इस सेशन से थे दोस्तों। तो जो भी साथी हैं दोस्तों प्लीज़, जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके।
मैंने पूरी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब की दोस्तों बात नहीं की है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो इस सेशन के लास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा था? क्या गेहूं था, चावल था, जौ था या फिर बाजरा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जौ। अगर हम बात कर लेते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था, तो वो था कुत्ता। तो फिलहाल इस सेशन के दोस्तों यह 50 क्वेश्चंस थे। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन को लेके। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।